नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 82 82 नंबर सेट देखेंगे और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। धौलावीरा कच्छकरण यानी लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। जानते हैं लूनी नदी कच्छकरण में विलीन हो जाती है। वहीं कालीबंगा लूनी नदी ये गलत है। राखी गढ़ी घग्घर ये सही है। रोपड़ सतलज ये भी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा और राखी गढ़ी ये दोनों घग्घर नदी के किनारे हैं। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए। उन्नत जल प्रबंधन, वहीं धौलावीरा इसका खोज किसने किया, तो इसका खोज किया जेपी जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कालीबंगा की बात करें तो यह इसकी खोज किया है किसने, तो अमनालाल घोष और बीके थापर ने। अमनालाल घोष और बीके थापर ने। यहाँ से जूते हुए खेत के निशान, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ ये सारे प्राप्त हुए। वहीं राखी गढ़ी की बात करें तो यह हरियाणा हिसार में है। इसका खोज सूरज भान ने किया। किसने, सूरज भान ने इसका खोज किया। यहाँ से ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई है। रोपड़ की बात करें तो यह इसका खोज किया है यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया। यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है राखी गढ़ी। कौन सा है, राखी गढ़ी। और आज़ादी के बाद सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया है हड़प्पा स्थलीन, तो ये गुजरात में खोजा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है जापलोपनिषद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। वहीं तीन आश्रम का वर्णन, तीन आश्रम का वर्णन ये किस में मिलता है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है तीन आश्रम का वर्णन। वहीं बात करें सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें तो ये छांदोग्य और बृहदारण्यक ये दोनों सबसे प्राचीन उपनिषद हैं। वहीं बात करें कि पुनर्जन्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह इसका उत्तराधिकारी कौन थे, तो इसके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे, खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद इसका उत्तराधिकारी खड़क सिंह के बाद हुए थे नौनिहाल, और नौनिहाल के बाद हुए थे शेर सिंह, और उसके बाद हुए थे दिलीप सिंह। तो वहीं बात करें राजा रणजीत सिंह, तो राजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता का नाम था माह सिंह। क्या नाम था, माह सिंह नाम था। राजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे, बहुत बार एग्जाम में आया, सुकर चकिया मिसल से थे। राजा रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अफगान के शासक शाह शुजा ने, अफगान के जो शासक थे शाह शुजा ने, उसने ही रणजीत सिंह से कोहिनूर हीरा छीना था। किसने, शाह शुजा ने। रणजीत सिंह की सरकार खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए थे। किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किताबुल यामिनी किसकी रचना है, तो किताबुल यामिनी यह किसकी रचना है, तो किताबुल यामिनी यह रचना है उत्तवी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग कृति देख लेते हैं कि किसकी कौन सी कृतियां हैं। तबकाते नाशरी इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। वहीं अमीर खुसरो की बात करें तो तुगलकनामा, तारीख़ अलाई और नूह सिपहर ये जो है अमीर खुसरो की प्रमुख कृतियां हैं। वहीं बात करें बर्नी के द्वारा बात करें तो बर्नी, तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी यह रचना किसका है, यह रचना है बर्नी का। तारीख़ मुबारक शाही यह रचना है
यहाँ बिन अहमद सरहिंदी का। वहीं बात करें तुजुके बाबरी, तो तुजुके बाबरी का रचना बाबर ने खुद किया था तुर्की भाषा में। किसने? बाबर ने खुद किया था। वहीं तबकाते अकबरी की बात करें तो निजामुद्दीन इसके लेखक थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हेक्टर मुनरो संबंधित था। तो हेक्टर मुनरो यह किससे संबंधित था? तो हेक्टर मुनरो इसका संबंध था बक्सर का युद्ध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित था? यह बक्सर से संबंधित था। वहीं बात करें बक्सर युद्ध, तो हम लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों सेनाओं के संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था। और इस समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। जबकि इससे पहले जो हुआ था प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला हारा क्यों था? तो उसका जो है विश्वासघात उसके साथ किया था मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र यह भरत मुनि की रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किनकी? भरत मुनि की रचना है। वहीं बात करें वान भट्ट, तो वान भट्ट हम लोग जानते हैं इनकी प्रमुख पुस्तक जो हमेशा एग्जाम में आया है, तो वान भट्ट कादम्बरी इसकी प्रमुख पुस्तक है। कलहन की बात करें तो राज तरंगिनी इसकी प्रमुख पुस्तक है। डांडी की बात करें तो 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन इनकी प्रमुख पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष में की थी। तो कौन से वर्ष किया था SAI की स्थापना? तो इसकी स्थापना किया गया था 1984 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप लोग बताएं BCCI इसकी स्थापना कब किया गया? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। वहीं भारतीय हॉकी महासंघ इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। 1925 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो महात्मा गांधी जी का चित्र किस वर्ष के बाद से अंकित किया जाने लगा? तो ये किया जाने लगा 1996 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1996 से। 1949 ईस्वी तक किंग जॉर्ज का जो है चित्र नोटों पे छपता था। किंग जॉर्ज का चित्र छपता था। वहीं 49 के बाद से अशोक स्तंभ का चित्रण होता था नोटों पर। अशोक स्तंभ का चित्रण होता था 1996 से। गांधी जी इससे पहले की बात करें तो 1987 में जब पहली बार 500 का नोट आया था तो उसमें भी गांधी जी का वाटर मार्क का प्रयोग किया गया था। नोट की बात आई तो देखते हैं 2000 के नोट में मंगलयान का चित्र है। मंगलयान 500 के नोट में लाल किले, 200 का नोट में सांची स्तूप, 100 रुपये में रानी का बाव, 50 रुपये में बात करें तो हम्पी, बात करें 20 रुपये तो एलोरा, और 10 रुपये के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्रण है। चलिए अगला प्रश्न है मुगल शासक अकबर ने किस सुख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी थी? तो ये किनके पुत्री से भेंट किया था? गुरु अमरदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास। अकबर ने गुरु अमरदास से भेंट कर इसकी पुत्री थी बीबी भानी, उसको कई गांव दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों, अमरदास की बात करें तो इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना किया था और प्रत्येक पर एक महंत का जो है क्या कराया था? नियुक्ति किया था। वहीं बात करें ये बीबी भानी जो इनकी पुत्री थी, इनका पति था गुरु रामदास।
जो इसके बाद अमरदास के बाद जो है सिख के गुरु हुए, गुरु रामदास, उन्होंने या जो चौथे गुरु हुए, इन्होंने जो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दाम दिया था, उस पर जो है अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर शहर की स्थापना किया। किसने? रामदास ने किया था। वहीं बात करें गुरु अंगद, तो गुरु अंगद ये दूसरे गुरु थे, गुरु नानक के बाद ये गुरु अंगद हुए। इन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी उसे क्या किया? अस्थाई बना दिया, लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया, और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि जो है प्रारंभ किया था। बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया, आदि ग्रंथ का रचना किया और हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। चलिए, और इनको जो है आप लोग जानते होंगे, खुसरो की सहायता के लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है? तो यह कौन सा कर होता है? तो यह कर होता है स्टाम्प ड्यूटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प ड्यूटी। बात करें स्टाम्प शुल्क की, तो अनुच्छेद 268 में कुछ रीतियां वर्णन है। ये कहता है कि वैसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और प्रयुक्त किए जाते हैं, ये जो है ये कौन कौन से कर आते हैं इसमें? तो स्टाम्प शुल्क यानी स्टाम्प ड्यूटी, औषधि व प्रसाधनों पर उत्पादन शुल्क, ये इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें इसी में अनुच्छेद 269 में क्या चीज़ कहा गया कि वो कर जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं परंतु संग्रहित राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाता है, जैसे संपदा शुल्क। संपदा शुल्क जो है साझा बाजार में किए गए सौदों पर कर, ये सारे इसके उदाहरण हैं। और अनुच्छेद 270 के अंतर्गत वर्णन है वो कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं परंतु जिससे प्राप्त राजस्व संघ एवं राज्य दोनों में बांटा जाता है, वो जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 270 में है। उसका उदाहरण हो गया आय कर, आय कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो भारत में इसका रख रखाव कौन करता है? तो भारत में इसका रख रखाव आरबीआई करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन करता है? आरबीआई करता है, आरबीआई। अच्छा, यहाँ नीचे है आयात निर्यात बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक, इसकी स्थापना कब हुआ? 1982 ईस्वी में। यह जो है क्या करता है? तो आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन? एक्सिम बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय अगर हम लोगों को निकालना हो तो ये कैसे निकालते हैं? तो राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से क्या करते हैं? भागा दे देते हैं, तो उससे जो है प्रति व्यक्ति इनकम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा जो है प्रथम स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें पूर्ण रोजगार यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। मूल स्थिरता ये भी उसका उद्देश्य है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी धन तथा आय का न्यायोचित विवरण ये जो है उसका उद्देश्य होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर यह हैदराबाद में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। अच्छा, आप लोग बताएं, भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ अवस्थित है? यह पुणे में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पुणे में अवस्थित है। अच्छा, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यह कहाँ स्थित है? यह पणजी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पणजी में स्थित है। वहीं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में
स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैप में देखते हैं, कोरोमंडल, कोंकण, गुजरात का मैदान और मालाबार तटीय मैदान। चलिए देखते हैं मैप में। ये पूरा हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में बात करें तो ये यहाँ से यहाँ वाला तट इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाला ये वाला क्षेत्र कहलाता है कोरोमंडल तट, और ये हुआ कोरोमंडल वाला क्षेत्र, कोरोमंडलीय मैदान। वहीं बात करें पश्चिमी घाट पर तो इसमें 3 तट इसके प्रमुख आते हैं। एक तो हो गया यहाँ से कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। अब बीच में ये कर्नाटक तट के नाम से जाना जाता है, गोवा और कर्नाटक के बीच में। और यहाँ गुजरात से लेकर ये गोवा तक को तट को कहते हैं कोंकण तट। और ये उसके ऊपर कठियावाड़ा तट, यानी गुजरात वाला ये जो तट है यह कहलाता है कठियावाड़ा तट। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न है हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है यह किसकी सहायक नदी है? तो मूसी यह कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो यह महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी पहाड़ से, इसका जो है पश्चिमी घाट के जो पहाड़ है वहाँ से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। वहीं बात करें इसकी सहायक नदी, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी सहायक नदी हो गई प्रमुख में भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना तो बहुत बार एग्जाम में आया। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सारे जो है किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। बात करें गोदावरी तो इसे हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। बात करें इसकी सहायक नदी तो पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा, ये जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबयम गांव के निकट एक पहाड़ी से निकलती है। वहीं कावेरी की बात करें तो यह इसका कर्नाटक के कुर्न जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वहीं बात करें इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। वहीं दक्षिण की गंगा गोदावरी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और इसकी अगर सहायक नदी पूछा जाए तो हेमावती, अर्कावती और काबिनी, भवानी और अमरावती, ये जो है कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा की बात करें तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से यह जो है निकलती है और यह जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा की, तो इसकी सहायक नदियां हैं कुमुद, वर्धा, मगारी और हिंद, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध जो है ओजोन परत क्षरण रोकने से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ कब था? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। वहीं बात करें जेनेवा प्रोटोकॉल, यह जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ था। 1925 में यह संधि हुआ, लागू हुआ 1928 ईस्वी में। रासायनिक व जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल भी आया हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो जापान का एक शहर है। यहाँ पे 1997 में संधि हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के हेतु कार्बन क्रेडिट की अवधारणा से संबंधित यह सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो क्योटो जापान में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो दिन और रात पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो घूमती है उसी के कारण दिन रात होता है।
और पृथ्वी बात करें, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उससे क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जैन और जैंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? तो ये जनजातियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो बात करें, ये तीनों जो पहाड़ी है गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय वाला क्षेत्र हुआ। ये तीनों जो है मेघालय में पड़ती। ये जो पहाड़ी है यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती है, जैंतियाँ, इसलिए इसका नाम रखा गया जैंतिया पहाड़ी। इस पर निवास करती है खासी जनजाति, इसका नाम रखा गया खासी। यहाँ पे गारो जनजाति और इसका नाम रखा गया है गारो पहाड़ियाँ। वहीं इसके अलावा यहाँ पे मिकिर पहाड़ी भी है जो असम और थोड़ा सा मेघालय के क्षेत्र तक विस्तृत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें हो जाएगा ओडिशा स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैप में देख लीजिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बात करें कर्क रेखा की तो यह जो है कर्क रेखा, यह सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ये राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर की 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है किससे नहीं गुजरती है, तो ओडिशा। चूँकि ओडिशा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ये उसके नीचे स्थित है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुलेमित नहीं है? डायबेराइनर त्रिक नियम बिल्कुल सही है। न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत ये भी सही है। अब मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, ये भी सही है। हाइजेनबर्ग अपवर्जन नियम दिया था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। इसने कहा कि किसी भी क्षण सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया आदि का स्थिति एवं संवेग दोनों मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, दोनों मान साथ साथ ज्ञात नहीं कर सकते, यह दिया था, कहा था हाइजेनबर्ग ने। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गलत है। फ्यूज को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को जो है श्रेणी क्रम को जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फ्यूज केवल उड़ जाएगा, बाकी बात तो सप्लाई चालू रहेगा। तो ये जो है समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा जाता है। वहीं फ्यूज विद्युत फ्यूज समानतः तांबा और तीन की मिश्र धातु का बना होता है, ये भी गलत है। यह विद्युत का जो फ्यूज होता है वह शीशा और टीन का बना होता है। किसका? शीशा और टीन का बना होता है। और फ्यूज की गलनांक जो है वह कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है कौन? मोजाम्बिक की जलधारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महासागर की जलधाराओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैप में एक बार फिर देखते हैं, रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें हिंद महासागर की जलधारा। तो हिंद महासागर, ये हिंद महासागर वाला इलाका हुआ, यहाँ पे है गर्म की बात करें तो अलुगुहास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये सारे गर्म जलधाराएं हैं। वहीं बात करें अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा की बात करें तो इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये वाला ब्लू कलर से जो डिनोट किया हुआ ठंडी जलधारा है, ये है ठंडी जलधारा। वहीं अटलांटिक की बात करें तो अटलांटिक में बात करें लेब्राडोर केनारी, ये सारी जो है पूर्वी ग्रीनलैंड, ऊपर में पूर्वी ग्रीनलैंड और वेनेजुएला, ये सारी जो है ठंडी जलधारा है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद ये उत्तरी विषुवतीय धारा, ब्राज़ील जलधारा, ये सारे जो है अटलांटिक की गर्म जलधारा है। वहीं प्रशांत में अगर आ जाए आप लोग तो प्रशांत की गर्म जलधारा की बात कर रहे हैं तो अलास्का की जलधारा, अलास्का। उसके बाद आ जाइए आप लोग अलास्का, इस साइड में हो जाएगा सुशीमा, क्यूरुसियो,
क्यूरिसियो। और ठंडी की बात करें तो ये हम्बोल्ड या पेरू की जलधारा, हम्बोल्ड या पेरू की जलधारा। उसके बाद क्यूरिसाइल जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये कैलिफोर्निया की जलधारा। और उसके बाद अंटार्कटिका की जलधारा। ये सारे प्रशांत की ठंडी जलधाराएं हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है वह धान की खेती यानी धान का फसल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। धान की खेती या धान को खेत को हम लोग कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। और इससे कौन सी गैस निकलती है धान के खेत से? मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है वह नदी है महानंदा नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में देखते हैं गंगा नदी में मिलने वाले बिहार की प्रमुख नदियां। प्रश्न था कि कौन सी नदी बिहार में जो है दक्षिण से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन में महानंदा था, तो महानंदा नहीं मिलती क्योंकि ये उत्तर से आके गंगा में मिलती है। ये हो गया गंगा नदी, ये गंगा नदी हो गया। उत्तर से मिलने वाली में प्रमुख नदियां हैं महानंदा, कोसी, कोसी ये कमला भी मिलती है, ये पहले कोसी में मिलती है फिर आके मिलती है, फिर बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। ये जो है प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर दिशा से आके मिलती है। वहीं दक्षिण दिशा की बात करें तो बक्सर में कर्मनाशा नदी, फिर पटना के पास सोन नदी, फिर फतुहा के पास फाल्गु और ये पुनपुन नदी मिलती है, फिर क्यूल नदी और फिर अजय नदी। ये जो है प्रमुख नदियां हैं जो है दक्षिण से आके गंगा में मिलती है। और हम लोग जानते हैं गंगा को जो है गंगा जो नदी जो है बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मैदान और पर्वत तल, ये पर्वत हो गए और इसका तल और ये मैदान, तो इसके बीच वाले ये जो भाग होगा यह कहलाता है पर्वत पदीय पठार, पर्वत पदीय पठार कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अंतर पर्वतीय पठार, तो 2 पहाड़ 2 पर्वतों के बीच, 2 पर्वतों के बीच जो पठार होता है उसे कहा जाता है अंतर पर्वत पदीय पठार, अंतर पर्वत पदीय पठार। वहीं तटीय पठार की बात करें तो समुद्र तट के सटे जो पठार होते हैं उसे तटीय पठार कहा जाता है, उसे तटीय पठार। वहीं बात करें महाद्वीपीय पठार, तो महाद्वीपीय पठार क्या होता है? तो ये पठार प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागर तटीय मैदान से घिरे होते हैं। इसका उदाहरण हो गया स्पेन या दक्षिण भारत की जो पठार है वो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बजट पास नहीं हो पाती है लोकसभा में तो सरकार को पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना होता है। चलिए अच्छा, बजट की बात आई तो बजट की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है, बजट की चर्चा कहीं नहीं है। अनुच्छेद 112 में चर्चा है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो कह रहा है कि उसके लिए कितना जो है सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो वह सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्यों की जो है इसमें जो है हस्ताक्षर होने चाहिए। वहीं बात करें अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है राज्यसभा के द्वारा अनुशंसा की जा सकती है। वही अनुच्छेद 315 यह कहता, इसके अंतर्गत संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की चर्चा है अनुच्छेद 315 में, और 312 में है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, बिल्कुल ये सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये भी सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त अधिवेशन जो है धन विधेयक के लिए जो है नहीं बुलाया जाता है, धन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो इस जब वैसा विधेयक जिसमें दोनों सदन में जो है मतभेद हो, तो उस समय जो है क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह सदन के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत सदन के किस समिति इसकी जांच करती है? तो इसकी जांच जो है सदन का कौन सा समिति करता है? तो ये करता है लोक लेखा समिति। कौन करता है? लोक लेखा समिति इसकी जांच करता है। अच्छा, बात करें लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो हम लोग जानते हैं लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7 यानी 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। लोक लेखा समिति के कार्य क्या क्या होते हैं उसे जान लेते हैं। यह जो है वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, अकुशलता और अपव्यय की जांच करता है। वहीं भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करता है। वहीं बात करें तो यह जो है महालेखा परीक्षक या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की भी जांच करता है। लोक व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाने वाले लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश भी करता है। कौन? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है? इसकी में 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। इसका जो कार्य होता है बजट अनुमानों का अध्ययन करके संसद को यह बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियों में मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है, और उसके बाद उन वैकल्पिक नीतियों को सुझाना जिससे प्रशासन में कुछ कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाई जा सके। ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है प्राक्कलन समिति का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? नहीं है। तो कौन सा जो है भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते ये भारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, तो यही शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते वह उस राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं जिस राज्य के वे न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य उस राज्य के विधानसभाओं के संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितनी संख्या से अधिक नहीं हो सकती है? तो यह 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना से अधिक नहीं हो सकता? 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। वहीं कम की बात करें तो कम कितना नहीं हो सकता? तो 40 से कम नहीं हो सकता। 40 से कम नहीं, और विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक भी नहीं हो सकता। विधान परिषद का गठन या सृजन अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। वहीं बात करें अभी वर्तमान में कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद लागू है। कहाँ कहाँ? तो ये किस किस में है? तो ये उत्तर प्रदेश जिसमें 100 सीटें, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार में 75 सीटें, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 विधान परिषद की सीटें हैं। वहीं बात करें अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या समापन करना हो तो उसके लिए विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद को स्थापित या लोपित कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद
352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती, बिल्कुल नहीं होती है, राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, ये भी सही है। वहीं अगला है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकालीन की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग सफ़ेद होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 इससे जब जो है हम लोग गुजारते हैं कौन सी, तो CO2 गैस, तब क्या चीज़ बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, CaCO3, और जल का निर्माण होता है। ये और इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर सफ़ेद होता है, वाइट होता है, यानी लवण और जल का निर्माण होता है। चलिए प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत कहा गया, लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति यानी ST, SC और ST और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 48 में तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना, गाय बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करना व उसके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। व अनुच्छेद 49 तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है, क्योंकि उसका जो है दोनों सतहों पर अपवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैप में देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो जैसे ही प्रिज्म के पहले सतह से ये टकराती है तो वहाँ से उसका अपवर्तन हो जाता है और किरणें जो है अपने रास्ते से जो है दूर हटते जाती है। तो वो कैसे? तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा वह उतना अधिक उसका विचलन होगा, सब देख रहे हैं सबसे अधिक विचलन हो रहा है बैगनी कलर का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम विचलन हो रहा है आर का यानी लाल का, रेड कलर का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यहाँ से प्रथम सतह के बाद जैसे द्वितीय सतह तक पहुँचती है इसका फिर विचलन होता है, यानी अपने रास्ते से फिर मुड़ती है, इसका अपवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि प्रिज्म के दोनों सतहों से इसका अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल यह निर्भर करता है विस्थापित द्रव के घनत्व पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर और अच्छे में कहा जाए तो ये जो है उत्प्लावन बल द्रव में डूबी वस्तु के आयतन यानी पिंड का आयतन तथा द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक होता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति व भार पर निर्भर नहीं करता है, उसकी भार और उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, न द्रव की गहराई पर निर्भर करता है। अच्छा, उत्प्लावन बल होता क्या है? तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्वीय केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और इसका अध्ययन किसने किया था? तो ये दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में जो आभासी कमी होता है वह होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। चलिए अगला प्रश्न।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो कौन चुंबकित हो जाते हैं? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है उसके विपरीत दिशा में जो है चुंबकित हो जाते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण हो गया सोना, सोना जस्था, सोना जस्था, बिस्मथ, बिस्मथ, हीरा, चांदी, चांदी, तांबा, ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। वहीं अनुचुंबकीय की बात करें तो अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय होते हैं, हल्का चुंबकीय होता है, एक से कम जो है उसका चुंबकीय जो है एक से कम होता है। इसका उदाहरण हो गया प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो बहुत बार एग्जाम आया। यह कैसा पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है, थोड़ा सा चुंबकीय होता है इसमें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय पदार्थ है। वहीं बात करो लोह चुंबकीय पदार्थ, तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। तो लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सारे जो है लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो ये सहायक है थ्रोम्बोसाइट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स। बात करें रक्त की, अगर बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं रक्त का जो थौका जमता है वह विटामिन के कारण जमता है। विटामिन के कारण रुधिर में रक्त कणों के अलावा प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन और हिपेरिन और कैल्शियम पाए जाते हैं जो रुधिर के जमने में मदद करते हैं। अगर कहा जाए तो रुधिर जो जमता है वह इस प्रकार से, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण पहले होता है, फिर थ्रोम्बिन का निर्माण होता है, फिर फाइब्रिन तथा फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? थ्रोम्बिन रुधिर के फाइब्रिनोजेन पर क्रिया कर उसे फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल बनाता है जिसमें रुधिर के कण फंस जाते हैं और चोट लगे स्थान पर एक थक्का बन जाता है। प्रश्न है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो वह कहलाता है हाइड्रोकार्बन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मीथेन, CH4, यह क्या है? यह हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों पाए जाते हैं। वहीं कीटोन की बात करें तो कीटोन का सूत्र जो होता है CnH2NO, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, पित्त लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो ये करते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी का अवशोषण में मदद नहीं करता है पित्त लवण, बाकी सारे विटामिन में यह मदद करता है। जबकि हम लोग जानते हैं विटामिन बी और सी यह जो है जल में घुलनशील होता है, बाकी ए, डी, ई, के ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं? तो जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम उत्तरदायी होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर और अच्छे से कहा जाए तो जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? अस्थायी कठोरता तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता आता है। अगर इसे दूर करना हो तो उबाल कर या क्लार्क विधि से इसे दूर करते हैं, यानी चूना डाल के। वहीं बात करें जल की जो स्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होते हैं। ये बाइकार्बोनेट्स के कारण अस्थायी होता है। और अस्थायी की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होते हैं। इसे दूर करने के लिए दो विधियां होती है, एक काल्गन विधि, दूसरा परम्यूटिंग विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, एक
घनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार, यानी भार में से उसका संख्या घटा देते हैं, परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा दें, तो इसका परमाणु भार दिया हुआ है 56 और परमाणु संख्या हो जाएगा 2 और 8 10 और 14 24, 24 घटा देंगे तो आ जाएगा 32, 32 क्या हो जाएगा इसका 32 न्यूट्रॉनों की संख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉनों की संख्या 32, प्रोटॉन की संख्या बोले तो ये 24, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए अगर प्रश्न है विलयन का सबसे प्रमुख गुण है, तो विलयन का सबसे प्रमुख गुण होता है समांग होना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांग होना इसका प्रमुख गुण है। विलयन कहते किसे हैं इसे समझ लेते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलाय की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलय कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इस कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन जो है अस्थायी और पारदर्शक होता है, अस्थायी और पारदर्शक होता है। वहीं बात करें विलयन, तो संतृप्त विलयन क्या होता है, तो निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त की बात करें तो जिसमें निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है और संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है, यानी त्रिबंधक तत्व है, तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन जो है त्रिबंधक तत्व है। समझते हैं हम लोग इसे अच्छे से। बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाहरी कक्षा में 2 और 6 बनेगा, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसे और कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन से और साझा करेंगे, यानी ये द्विबंधक तत्व हैं, ये द्विबंधक तत्व हैं। बात करें ऑर्गन की, ऑर्गन इसका परमाणु संख्या 18 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 8 8, तो इसके अंतिम कक्षा में पूरे भरे हुए यानी 8 चाहिए, 8 फुल है, यानी यह अक्रिय गैस होती है, इसे यह किसी से क्रिया नहीं करता है। उसके बाद बात करें कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, यानी बाहरी कक्षा में कहा जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक वे 2 4 होगा, बाहरी कक्षा में 4 होंगे, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 और इलेक्ट्रॉन। तो यह जो है 4 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, लेकिन इसमें त्रिक बंधन नहीं होगा। वहीं बात करें नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इसका जो है एटॉमिक नंबर 7 होता है, परमाणु संख्या 7 होता है, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक व्यास, यानी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 8 चाहिए इसे, तो ये कितना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए। तो ये कैसा तत्व है, तो त्रिबंधक तत्व है। यह 3 जो है इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा और पूरा अपना जो है कक्षा को पूर्ण करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 7A। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7A को जो है हैलोजन वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभी वर्तमान में आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। और आवर्त की संख्या कितना है, आवर्त की संख्या 7 है, आवर्त की संख्या 7 है। वहीं समूह, वहीं बात करें समूह 6A को कहा जाता है चाक्लोजेंस समूह, इसमें इसके उदाहरण ऑक्सीजन जो है इसी समूह में आते हैं। वहीं बात करें 8A, तो इसे नोबल समूह कहा जाता है। अक्रिय गैस इसी में पाए जाते हैं, अक्रिय गैस इसी में पाए जाते हैं। वहीं बात करें समूह 7B, तो इसे हम लोग मैग्नीज समूह कहते हैं, इसे हम लोग मैग्नीज समूह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है, तो रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है, तो रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, पेप्टाइड होता है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन यह
यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और इसकी खोज जो है, इंसुलिन की खोज जो है किसने किया? तो इंसुलिन की खोज किया था फ्रेडरिक बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 ईस्वी में। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसकी खोज किया था। पहली बार 1922 ईस्वी में पहली बार लियोन थॉमसन को, कनाडा के जो थे, उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। इंसुलिन की अल्प स्रवण से, यानी इंसुलिन का कम स्रवण अगर होता है तो उसे मधुमेह की बीमारी होती है, और उसकी अधिक स्रवण से, यानी अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, इसमें देख लेते हैं, ज्वारीय भी है, परमाणु ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है। तो 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं, जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं और जिसकी मात्रा असीमित है, यानी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये इस चारों के उदाहरण हैं। वहीं परंपरागत स्रोत की बात करें तो परंपरागत स्रोत की बात करें तो पेट्रोल, कोयला, ये सारे जो है परंपरागत स्रोत में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है कोच्चि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि नहीं है। वहीं बात करें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है जो डॉल्फिन नोज के पीछे छुपा है। डॉल्फिन नोज के पीछे छुपा है। वहीं कोच्चि बंदरगाह यह केरल में है, अरब सागर के, केरल में अरब सागर क्षेत्र में है, अरब सागर में है। वहीं बात करें चेन्नई की बात करें तो यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कौन? चेन्नई। वहीं तूतीकोरन बंदरगाह यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है तूतीकोरन। और एन्नोर यह भी तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। वहीं बात करें सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। वहीं बात करें मुफ्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है, जो ज्वारीय बंदरगाह का भी उदाहरण है? वह है गुजरात का कांडला बंदरगाह। वहीं चेन्नई जो बंदरगाह है वह हर मौसम में काम करने वाला बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई। चलिए प्रश्न है, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह सिक्किम में निवास करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। लिम्बू जनजाति और लेप्चा जनजाति बहुत बार एग्जाम में है। ये सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जैंतियाँ ये जनजातियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है मिजो जनजाति भी निवास करती है, जबकि मिजो जनजाति मिजोरम की प्रमुख जनजाति है। मिकिर जनजाति यह भी जो है मेघालय में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुरिया और कवरड्ढा जनजाति। त्रिपुरा की बात करें तो 2 जनजाति इससे हमेशा क्वेश्चन आए हैं, त्रिपुरी और रियांग जनजाति। ये कहाँ की जनजाति है? तो त्रिपुरा की प्रमुख जनजाति है। दोस्तों ये था एडुटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 2 दिन थोड़ी ड्यूटी में व्यस्तता के कारण सेट नहीं आ सका है, उसके लिए खेद। आगे रेगुलर वीडियो आएंगे और इस माह तक हम लोग इसे पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। ये बुक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।